हाँ, तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल ज्ञान लैब पर। जैसा कि आप लोग जो है थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम छोटे से क्लास में किन-किन क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम आप लोगों को बता देते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 के अलावा और भी जितने क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को आज ही के क्लास में खत्म कर दिया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में है कि जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पर पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है, यानी 0 पर समाप्त हो सकती है। जैसे कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को देखकर अभी घबराना नहीं है, क्योंकि यह क्वेश्चन कुछ लेंथी है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आप लोग जो है उन संख्याओं को ढूँढिए जो 0 पर समाप्त हो रहा है। जैसे कि आप लोग जो है 10 को पहले ले लीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए। जैसे कि 10 जो है अभी ये जो है 0 पर पूर्णतः समाप्त हो रही है। तो 10 को जो है आप लोग अगर अभाज्य गुणनखंड विधि करते हैं, 10 को अगर आप लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इनका जो है अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आ जाता है। इसी प्रकार से आप लोग जो है पहले वैसी संख्याओं को ढूँढ लीजिए जो कि 0 पर समाप्त हो रही है। जैसे कि यहाँ पे 10 के बाद हम लोग 30 ले लेते हैं। क्या 30 को भी अगर हम अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 गुना 2 3 दूना 6 गुना 5 यानी 30 जो ये 30 भी जो है 0 पर समाप्त हो रही है, लेकिन इसका अभाज्य गुणनखंड विधि करने पर भी 2 और 5 आ रहा है और 10 को भी अभाज्य गुणनखंड विधि करने पर 2 और 5 आ रहा है। इसी प्रकार से आप लोग जो है कोई भी संख्या लीजिएगा, जैसे कि 1000 ले लीजिए या 1 लाख ले लीजिए, उसमें जो है अगर उनका आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि कीजिएगा तो उनके अभाज्य गुणनखंड विधि में 2 और 5 हमेशा पूर्णतः आएगा ही आएगा। ये फिक्स है कि 2 और 5 आएगा, यानी जो संख्या शून्य पर समाप्त होगी उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 6 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड विधि करते हैं, यहाँ पे क्या क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है कि 6 पर पावर n 0 पर समाप्त होती है। इसी प्रकार से हम लोग जो है 6 को भी अभाज्य गुणनखंड विधि करके देखेंगे। 6 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा अगर तोड़ेंगे तो 6 को हम इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से तोड़ सकते हैं। जैसे कि 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग जो है आप लोग यहाँ पे समझिए, जैसे कि 6 को अगर हम तोड़े तो 3 गुना 2 आया, लेकिन अगर हम 30 को तोड़े, 30 जो है 0 पर समाप्त हो रही थी, लेकिन हम 30 को अगर तोड़े तो ये देखिए 2 5 3 आया। लेकिन यहाँ पे देखिए 6 में तो 2 आया लेकिन 5 नहीं आया। लेकिन आप लोगों को वैसी संख्या यानी 0 पर वही संख्या समाप्त होगी जिसके अभाज्य गुणनखंड विधि करने पर 2 या 5 कम से कम एक बार जरूर आए। जैसे कि 2 या 5 जो है कम से कम एक बार क्या आए, जरूर ही आए। वही संख्या जो है हमेशा 0 पर समाप्त होगी। लेकिन अगर हम 6 का अगर अभाज्य गुणनखंड विधि किए तो 6 का अभाज्य गुणनखंड विधि करने पर हमें जो है 3 और 2 ही प्राप्त हुआ। इसीलिए हमें मालूम चला, यानी हमें पता चला कि यह संख्या जो है कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे इसका उत्तर लिखेंगे कि यानी इसका उत्तर ये हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे पहले हल उसके बाद यहाँ पे क्या क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जैसे कि जांच करने के लिए हमें बोला गया था कि कोई भी संख्या यानी 6 पर पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, तो उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त हो सकती है जिसकी अभाज्य यानी शून्य पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसका अभाज्य गुणनखंड विधि करने पर 2 और 5 जरूर अवश्य आए, तभी वह संख्या जो है शून्य पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पे पहले हम लिखेंगे कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त हो सकती है तभी समाप्त हो सकती है जब उसका अभाज्य गुणनखंड विधि करने पर, तभी समाप्त हो सकती है जब उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड
करने पर 2,5 आए 2,5 आए, यानी कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त हो सकती है जब जब उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2,5 आए। लेकिन यहाँ पे देखिए हमें इस क्वेश्चन में 6 के बारे में पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को में हमें 6 के बारे में पूछा गया, तो हम इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड विधि की है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 ही आया, लेकिन 2 तो आ गया, लेकिन 5 नहीं आया। तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे अतः 6 पर पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। अब इसका रीजन भी बताना है कि क्यों नहीं समाप्त हो सकती है, यानी एग्जामिनर को हमें अच्छी तरीका से समझाना भी है कि क्यों नहीं समाप्त हो सकती है। बस ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि क्योंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 3 ही आया। क्योंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2,3 ही आया है, इसीलिए यह संख्या जो है 0 पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। बस इस क्वेश्चन में जो है इसी प्रकार से आप लोगों को बस भाषा ही बनाना था। हमें उम्मीद है कि आप लोग जो इस क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी तरीका से आप लोग जो है समझ गए होंगे। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को बता देते, जैसे कि यहाँ पे बोला गया था कि जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पर पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, यानी पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन में देख लेना है कि यानी 0 पर समाप्त होने वाली ऐसी संख्या को आप लोगों को देख लेना है जो कि जिसका कि, और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए 0 पर समाप्त, जैसे कि 10 ले लीजिए इसका उदाहरण, इसी प्रकार से 30 ले लीजिए, यानी जो भी संख्या 0 पर समाप्त हो रही है उन संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 अवश्य आ ही रहा है। लेकिन 6 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड विधि किए तो यहाँ पे देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड विधि की है, 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया, इसीलिए यह संख्या जो है कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से आप लोगों को जो है कभी पूछ दिया जाएगा कि 7 पर पावर n, इसी प्रकार से और भी अनेक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दिया जाएगा। बस आप लोगों को एक ही चीज दिमाग में रखना है कि उसका अभाज्य गुणनखंड, जिन संख्या के बारे में हमें पूछा जाएगा उन संख्या को अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले हम तोड़ देंगे, खंडित तरीका से तोड़ देंगे, अच्छे तरीका से तोड़ देंगे। उसके बाद उस संख्या में हम उसके बाद उसमें देख लेंगे कि 2 और 5 आया है या नहीं। अगर 2 और 5 आ जाए तो समझ लीजिएगा कि वह संख्या जो हमेशा 0 पर समाप्त होगी। लेकिन अगर 2 और 5 नहीं आएगा तो वह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से हमें उम्मीद है कि आप लोग जो इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और पूछा भी जाएगा। क्यों? इसी प्रकार से फिर से आप लोगों का अगला क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि यह संख्या भाज्य संख्या क्यों है, यानी यह संख्या और यह संख्या के बारे में आप लोगों को पूछा जा रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जो है भाज्य संख्या को समझना होगा। देखिए भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड और उसे ही भाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल, यानी पहला स्टेप होगा हल। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया गया संख्या, यानी यहाँ पे दिया
गया। दिया गया संख्या हमें कौन कौन सी संख्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस प्लस के 13, यानी यह संख्या दिया गया है। तो इसको पहले आप लोग जो है, यानी जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 गुना 11 गुना 13 है, तो यहाँ पे देखिए इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम 13 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 7 कॉमा 11 कॉमा 1 प्लस 1, यानी इन संख्या में हम जो है आसान तरीका से गुना करने के लिए हम यहाँ पे 13 कॉमन ले लिए। अब जो है ब्रैकेट की जो भी संख्या ब्रैकेट के अंदर है उन संख्याओं को अब हम सबसे पहले क्रियाक्रम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 11 सत्ते 77 हो जाएगा, यानी 77 गुना 1 करेंगे तो 77 ही रहेगा, फिर से प्लस 1 करेंगे तो 77 1 78 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 77 प्लस 1 यानी 78। 78 को 13 से गुना करना है। क्या? 78 को 13 से गुना करना है। वैसे भी अगर गुना नहीं भी करेंगे तो तब भी चल सकता है, यानी हमें जो है बस खाली साबित ही करना था कि यह संख्या भाज्य क्यों है। देखिए यहाँ पे फिर आप लोग जो 78 को फिर यहाँ पे इस तरीका से तोड़ सकते हैं, जैसे कि 13 गुना 4 यानी 13 चौके 78, यानी देखिए इन संख्या को, यह संख्या जो था इसका भी जो है 2 से अधिक गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ, यानी 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हुआ। तो इसीलिए यह संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे कि अतः इन संख्याओं का 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड था। अतः इन संख्या का 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, इसीलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। यानी इसीलिए यह संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। इसलिए यह संख्या भाज्य है। यानी इसको जो है हम पूरी तरीका से सॉल्व किए तो इसका जो है 13 गुना 4 आया, यानी इससे हमें यह पता चला कि इसका जो है 3 गुणनखंड है। तो इससे हमें यह पता चला कि यह संख्या जो है क्यों भाज्य है। यानी यहाँ पे हम इसको ही हमें भाषा बनाकर यहाँ पे लिखना था कि अतः इन संख्याओं का 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, इसीलिए यह संख्या क्या है? यह संख्या एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से मैं आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग जो है इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप लोग जो है इन सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्योंकि यह सब क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।